गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बैठिए। एक बिजनेस स्टैंडर्ड आज का है, ऑन है ना? ठीक है। आज का बिजनेस स्टैंडर्ड ये आया हुआ था। वैसे तो इतना जल्दी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। आवाज आ रही है क्या सही? लेकिन आपको जैसा पेपर आ रहा है आजकल, थोड़ा मतलब इंग्लिश से परिचय रहना चाहिए। इंग्लिश टर्म्स मतलब पेपर करने से पहले आवाज एकदम सही है ना? वो इंग्लिश टर्म्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पेपर ज़्यादा आसान बनेगा। मैंने कल भी इस बात को बोला था। जैसे टाइट, यूएस मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो हिंदी में उतना सटीक उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को ध्यान में रखें, मतलब अभी से ही। तो अभी आया मॉर्निंग में, ऐसे देख रहा था, इसका फ्रंट पेज ही देख रहा था। बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए मैंने बोला था आपको, ये जो अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड, देखो मतलब सीमाएं दिमाग तय करता है। ये जिम जो है नीचे, जब आप ऊपर आते हैं पहले एक चीज लिख कर रखते थे, आजकल पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया कि इट इज द माइंड विच सेट्स लिमिट्स, इट इज नॉट द बॉडी विच सेट्स लिमिट। मतलब ये शरीर नहीं है, ये मतलब दिमाग है जो सीमाएं तय करता है। वो अपने हिसाब से लिख रहे हैं इसको, मतलब चूंकि उन बॉडी, जिम में तो बॉडी का रोल होता है। तो कई बार लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं थक जाऊंगा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए वो लिख रहे हैं ऐसा कि इट इज द माइंड विच सेट्स लिमिट, इट इज नॉट द बॉडी विच सेट्स लिमिट। मतलब शरीर नहीं है जो सीमा तय करता है, माइंड है जो सीमा तय करता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग में आप मोटिवेशन रखो तो आप जिम कर पाओगे, मतलब उनका सेंस ये है। लेकिन आप इसको बृहत्तर पर्सपेक्टिव में देखो आप, तो किसी भी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमागी सीमा को तय करता है। तो आप सीमा मत बनाओ, मतलब कि मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब जो इतनी दुनिया अंग्रेजी बोलती है, रिक्शे वाले बोलते हैं, कोई भी आदमी बोल सकता है। तो ये ऐसी क्या लैंग्वेज है जिसको हम एक देश की सिविल सर्विस में जाना चाह रहे हैं और हम उस लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे हैं? तो हमें योग्यता विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि इस चीज़ पर कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है। मतलब ये मेरे अपने विचार हैं और उनको शेयर कर रहा हूँ, आरोपित नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसा सोचता हूँ कि हम योग्यता विकसित करें, योग्यता के आधार पे हमारा चयन होना चाहिए। ये नहीं कि भाग्य के आधार पर, भाग्य होता है इसमें, बिना भाग्य के आपको, ये तो मेरे को लगता है किंग वाली सर्विस है, इसमें तो आप राजा बनते हो। तो राजा बनना इतना आसान नहीं है। हमारे एक महात्मा जी थे, वो कहते थे कि भाई, कई बार होता है ना ऐसा कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ये दुनिया के पास है, मेरे में क्या कमी है। तो उन्होंने एक बार दिखाया कि कुछ लोग साइकिल पे चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी पे चल रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा ऐसा क्या कारण है कि ये ऐसे चल रहे हैं? उन्होंने कहा कि बस मैं इशारे में समझाना चाहता हूँ और आप समझ जाओ। मतलब उनका ये कहना था कि ये मतलब डेस्टिनी है जिसकी वजह से कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी में चल रहे हैं, और मतलब इस तरह से अलग अलग आपको नजर आता है। तो भाग्य की भूमिका तो 100% है, वो बाद की बात है। लेकिन ये कि हम योग्यता तो विकसित करें अपने आप में, मतलब हम योग्य बने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
तो आईएएस बनने के लिए मेरे हिसाब से इंग्लिश का ज्ञान तो पर्याप्त रूप से होना ही चाहिए, चयन के लिए ही नहीं बल्कि उसके बाद के लिए भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मतलब एक पंगु बन के और चले जा रहे हैं, और अगर आपके पैर में कांटा लगा हुआ है तो वो कांटे को निकालना बेहतर है, बजाय कि उस कांटे को अंदर लेके चलते जाना, तो लंबी दूरी तो तय नहीं हो पाएगी उससे। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दोगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। और इसमें मेरा एक स्वार्थ भी है, स्वार्थ मेरा ये है कि मेरे विषय में भी आपकी परफॉर्मेंस तभी सुधरेगी, और जब आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी तो हम लोगों का नाम बढ़ेगा, या हमें खुशी होगी कि चलो हम लोगों ने पढ़ाया तो मतलब इसका कोई फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मतलब कई परिस्थितियों में आते हैं, सब लोग अपनी परिस्थिति नहीं बताते हैं, या बताना भी नहीं चाहिए। मतलब और एक इंटरव्यू में मैंने कुछ इस तरह की बात की, मेरे फादर बीमार थे, तो मैंने गलती कर दी थी वहाँ पर कि उनको बता कर ये चीज़, क्योंकि वो बोर्ड ऐसा सोचता है कि आप मतलब दया मांग रहे हो उनसे या फेवर मांगना चाह रहे हो, बहुत गलत हो जाता है। तो अपनी परिस्थिति आप किसी को मत बताओ, उसको दबा के रखो अपने मन में, और वक्त का इंतजार करो उस पे काम करते रहो। राइट, मिजरेबल होने से काम नहीं चलता है। अब लेकिन फिर भी कुछ लोग बता देते हैं मुझे, तो उनका आइडिया लगता है, तो मेरे को ये समझ में आता है कि कोई लोग उधार लेके आ रहे हैं, तो किसी के पिता नहीं हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। तो मुझे ये फील होता है कि अगर आप मेरे को कुछ भी पैसा दे रहे हो तो मैं अपनी साइड से उस पर प्रॉपर काम करूं। एक साउथ इंडियन लड़का था नागेश नाम से, और मैंने किसी को रेकमेंड कर दिया, वो इंग्लिश मीडियम का बैच किया था उसने मेरे यहाँ पे, इकोनॉमिक्स का ऑनलाइन, और बहुत खुश था वो। बाद में उसने पूछा सर मैं पॉलिटी कहाँ से करूँ, तो मैंने एक टीचर के लिए बता दिया उनको कि आप वहाँ देख सकते हो। बाद में क्या हुआ उसके साथ कि उसके फादर और मैंने वीडियो कॉल से उसका घर खेत सब देखे हुए थे। ये वीडियो कॉल मैंने बाद में किया था उसको। हुआ ये कि वो पॉलिटी में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद में कुछ क्लास उसकी हुई और वो क्लास उसको मिली नहीं। वो बहुत परेशान रहा, फ़ोन करता था, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, इस तरह का था। बाद में उसने 5-6 महीने बाद मेरे को फ़ोन किया, ऐसे ही बातचीत करने के लिए। तो मैंने कहा हाउ योर पॉलिटी क्लासेस हैव दे बीन कंप्लीटेड और स्टिल गोइंग ऑन। तो बोला कि नहीं सर वो तो क्लास मिल ही नहीं पाए मुझे। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ और आपने मेरे को क्यों नहीं बताया? तो बोले सर मैं आपको क्या बताऊं इसमें, लेकिन वो लोग ना फ़ोन उठाते हैं ना कुछ। मेरे फादर ने ब्याज पे पैसा लिया है, और साउथ इंडिया में तो बहुत बुरी हालत है। तो मैंने कहा कितना पैसा दिया था आपने उनको? बोले सर 18,000 रुपये दिया था। मैंने कहा आपने मेरे को कितना दिया? कि सर 18,000। तो मैंने कहा आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए और मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मतलब वो बहुत कहने लगा कि सर नहीं आप प्लीज़ ऐसा ना करो। मैंने कहा नहीं, आपको अकाउंट नंबर भेजना ही है, तो ये मेरा ऑर्डर है, मतलब आप मुझे टीचर मानते हो तो भेज दो इसे। तो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनका पैसा मैंने उसको दे दिया कि भाई वहाँ तुम्हारी क्लास ठीक नहीं हुई, मैंने रेकमेंड किया था, तुम्हारा टाइम तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपका पैसा मैं आपको दे देता हूँ। उसके सारे 18,000 रुपये मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उस समय मैंने कहा था कि आप अपना वीडियो कॉल करिए जहाँ भी आप हैं, पैसा देने से पहले, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि उसकी कंडीशन क्या है। तो बहुत जंगल के अंदर उसका घर था, कहीं ये उर्वरक के कट्टे पड़े हुए थे, कहीं क्या, और बहुत बुरी हालत थी। मैंने फिर उसको बोला कि आप अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपके खाते में भेज देता हूँ उसको। हमें ये मतलब लगता है कि हम किसी का पैसा नाजायज अपने पास नहीं रखें, और किसी ने दिया है मुझे तो मैं उसके लिए उतना काम कर दूं कि उसको अफसोस ना रहे कि
मेरा 18,000 रुपया डूब गया है या क्या है। तो ईमानदारी एक व्यक्ति का मतलब गुण है, ईमानदारी है, विनय है, डेडिकेशन, ये अगर हमने लाइफ में डेवलप नहीं किए तो इससे फ़ायदा क्या है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहिए। या दिल्ली में आने के बाद लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, तो वहाँ भी ध्यान रखना है कि मतलब मेरे को जो पढ़ाई के लिए भेजा गया है तो मेरे को पढ़ाई करनी है, दूसरी बातों में ध्यान नहीं देना। क्लास में आके सोने लग जाते हो, क्लास में आके ध्यान नहीं देते हो, तो ये भी गलत है। वहाँ भी आप गलत कर रहे हो, क्योंकि टीचर के साथ आप फिर ऑनेस्ट नहीं हो जो वो चाहता है। तो बी अवेक ऑल द टाइम, बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम, ट्राई हार्ड, तो उसके बाद जो होगा सो हो जाएगा। तो उसी प्रयासों के अंतर्गत आपके पेरेंट्स नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, क्योंकि जो जिस एरिया का एक्सपर्ट है उसी को आइडिया है कि क्या किया जाना चाहिए, या मतलब हम लोग जितना गाइड कर सकते हैं। आपके फादर भले ही आईएएस ऑफिसर हो, फिर भी वो कहेंगे कि यार फलाने टीचर से मुलाकात करते हैं, वो ज़्यादा मेरे बच्चे को गाइड करेगा। राइट। तो आपके पेरेंट्स को नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इंग्लिश की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आप रुकते हो, तो इसमें उनका फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है। राइटिंग प्रैक्टिस है, किसी भी चीज़ की वजह से आप रुकते हो, उनका फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट है, क्योंकि आप उन्होंने आपको छोड़ दिया है। तो आप अपना बेस्ट दो, धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक टाइम पे आओ, मतलब इस तरह से नहीं कि आप 8:20 तक क्लास में आ रहे हो। कल तो बारिश थी, तो बारिश की वजह से लेट थी क्लास, मतलब मैं तो आ गया था यहाँ पे, 7:45 बैठा हुआ था। तो ये लेट लतीफ़ी जो होती है ये दिखाती है कि आराम से उठे और बस जा रहे हैं। ये मूवी नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो बी केयरफुल, डिसिप्लिन, मतलब बिना अनुशासन के आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोई बहुत हार्ड टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आप थोड़ा सा तरीके से चलोगे तब आपको गोल मिलेगा। बिना नियोजन के आप काम नहीं कर पाओगे। तो मन को समझाओ आपकी हमें मतलब किसी भी कीमत पे राइट टाइम पे पहुंचना है। आप मुझे मत देखो, मैं लेट भी हो सकता हूँ, मुझे छोड़ो। आप खुद सही होना है बस। जिस दिन मैं लेट आऊंगा आपसे माफी मांग लूंगा कि आई एम लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट फॉर 15 मिनट्स एंड सो। कोई इमरजेंसी होगी तो बाकी मेरा पूरा प्रयास है कि मैं लेट ना हूँ और टाइम पे आपकी क्लास को हम करें। 10 बजे तक ही इस क्लास को लेंगे हम लोग, 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं आपको। राइट। तो मुद्दे पर लौटते हुए, मतलब इसमें एक टर्म मतलब अच्छा लगा मुझे। इसमें एक न्यूज़ थी, उसका हेडिंग लिख रहा हूँ कि अब इतना मॉर्निंग में आके ये पीपीटी वगैरह, और मैं पीपीटी पसंद नहीं करता था। हालांकि हमारे पास तो ये बोर्ड है, इसमें पीपीटी भी डाल सकते हैं और बता बता ऐसे, वो मज़ा नहीं आता है। जो भी लिखना करना होगा मैं बोर्ड पे लिखूंगा, रेडीमेड कोई चीज़ नहीं होगी क्लास में। और कुछ एक जगह हो सकता है कोई टेबल दिखानी हो, या इकोनॉमिक सर्वे जब आपको पढ़ाऊंगा, सर्वे भी मैं काम ही करता हूँ अपने हाथ से, मतलब इसे देख देख के पढ़ाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कुछ एक टेबल्स हुई तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि उतना याद नहीं रहता है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत यूज कर सकता हूँ। बाकी कहीं पर भी मेरा यही है, मतलब दृष्टि वगैरह कहीं भी पढ़ाता हूँ, कोई पीपीटी नहीं होता है, जाके बोर्ड पे काम करता हूँ, बोलता हूँ, ये मेरा तरीका है। तो इसमें जो न्यूज़ है वो है, आफ्टर 2 year पेंडेमिक, हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा ऐसे ही आपको, अगर स्टिमुलेट नहीं करूंगा तो आप फिर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। रेवेंज स्पेंडिंग,
लाइकली दिस फेस्टिवल। वैसे तो हमारे यहाँ विप्लव सर हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, इसलिए नहीं कि वो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं वैसे बहुत लाइक करता हूँ, तो सही नॉलेज जिस टीचर को है मतलब भाषा का। आफ्टर 2 year pandemic thrift, revenge spending likely this festival season, ये न्यूज का हेडिंग है। इसमें जो टर्म मेरे को अट्रैक्ट किया मतलब आपके लिए, तो ये वाला टर्म तो रेवेंज स्पेंडिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीटी में ये आए, मतलब एक पेपर सेटर इसको दे दे मतलब कि रेवेंज स्पेंडिंग का मतलब क्या है, और उसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो मेरे को नहीं समझ आता है कि वो इसको क्या लिखेगा हिंदी में। बहुत टिपिकल है। तो आप इंग्लिश साइड मालूम होगी तो आप दोनों को देख के सही नतीजे पे जा सकते हो। तो रेवेज स्पेंडिंग लाइकली दिस फेस्टिवल सीजन, अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आने वाला है, मतलब दीपावली वगैरह ये जो आएंगे आगे, उनके लिए अनुमान लगा रहे हैं कि दिस फेस्टिवल सीजन, मतलब लाइकली का मतलब संभावना। तो 2 सालों के पेंडेमिक थ्रिफ्ट के बाद, तो थ्रिफ्ट का अर्थ क्या होता है? थ्रिफ्ट का मतलब होता है मितव्ययता। मितव्ययता, मित का मतलब कम, मितव्ययता कम खर्च करना। हम कहते हैं ना मितभाषी जो कम बोलता है, एक होता है मृदुभाषी जो मीठा बोलता है। तो मितभाषी का मतलब कम बोलने वाला, तो मितव्ययता का मतलब कम खर्च करना। तो ये 2 साल के पेंडेमिक टाइम के अंदर लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोरोना था, है ना। तो अब जैसे ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि अब खुल के लोग खर्च करेंगे, मतलब जो अब फेस्टिवल सीजन आएगा उसमें खुल के खर्च करेंगे, बदला बदला लेंगे। मतलब रेवेंज स्पेंडिंग टर्म जो आ रहा है कि इतना हमने अपने आप को दबा के रखा। अगर आप मेरे को ही उठा लें तो मैं 1 year में 1-2 times में बाहर बाहर का मतलब इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया से बाहर मैं अभी नहीं गया हूँ, लेकिन भारत में ही कहीं चले जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोग भी व्यस्त रहते हैं तो कुछ टाइम निकाल लेते हैं। रिलीजियस स्थानों पे जाना मुझे पसंद है, मतलब ऐसी टूरिस्ट जगह जहाँ पर शिव का मंदिर ना हो या भगवान का कुछ नहीं हो, मैं वहाँ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये आदत में ही है कि मेरे को वहाँ मंदिर दिखना चाहिए कोई भी। नैनीताल वगैरह ऐसी जगहों पे जहाँ कोई मंदिर जैसा कुछ दिखता नहीं तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो सबका अपना अपना है। तो हमने भी सोचा कि अब कोरोना वगैरह सारा चला गया, तो अब बाहर चलेंगे कहीं ना कहीं बढ़िया, मतलब खूब घूमेंगे, मतलब अंदर जो आपकी दबी हुई चीज है वो निकल के आने वाली बात है यहाँ पर कि। तो अब लोग क्या है, खाने पीने पर, टूरिस्ट वाली जगहों पर, इन पे ज्यादा खर्चा करेंगे। फेस्टिवल्स भी उसी तरह के हैं, फेस्टिवल्स भी आप ठीक से कहाँ मना पाए कोरोना वाली पीरियड में। तो ये चीज है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया, आपके टॉपिक की वेट में आए होंगे, लेकिन आप ऐसे करते रहो तो सही रहेगा। क्लास शुरू करते हैं हम लोग मेंस की, है ना, करें? तैयार हो ना आप? हाँ। थोड़ा मुस्कुरा के रहा करो, एक तो मैं खुद ही कम मुस्कुराता हूँ मेरा गंभीर ही आता है, लेकिन आप भी थोड़े खुश रहा करो, ऐसे नहीं कि उदास होके बैठे हुए, वो सही नहीं लगता है। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़े दिनों में आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको लगेगा ये सबसे बड़ा टाइम है। मेरे आपको बता दूं 7:30 बजे का, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो 7:30 बजे मेरी क्लास चलती थी पूरे मुखर्जी नगर में। अगर आप कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई 7:30 बजे बैच लॉन्च नहीं करेगा। मेरे यहाँ 7:30 बजे भी बैठने के लिए जगह नहीं होती थी।
इतना रश रहता था मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि किसी के ऑप्शनल पहले 9 बजे ऐसे चलते थे, तो 7:30 बजे क्लास करके अपने ऑप्शनल में चले जाते थे। अब आजकल लोगों के ज़्यादातर ऑप्शनल्स 9, 9:30, 8, 8:30 ऐसे चल रहे हैं। मैं यहाँ से क्लास लेने के बाद किरोड़ीमल कॉलेज है यहाँ पास में, वहाँ में चला जाता था। तो मॉर्निंग का टाइम, उसमें बच्चे बाद में कहते थे कि सर एकदम शुरुआत पढ़ाई से हुई, हमारा दिन शानदार हो जाता है, इसकी वजह से सारा रूटीन सेट हो जाता है। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है वैसे भी विद्यार्जन के लिए। और इकोनॉमिक्स को तो आप शांत भाव से ही पढ़ो, मतलब जब तक फ्रेश नहीं रहोगे तो इकोनॉमिक्स में दिक्कत महसूस होती है। तो हम शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, भूमि सुधारों से क्लास को मैं शुरू करूंगा। तो ये जो टॉपिक है भूमि सुधारों का, आप पिछले पेपर्स देखेंगे यूपीएससी के, मुझे लगता है एटलीस्ट 3 बार इस पे सवाल आ चुका है भूमि सुधारों को लेकर। और ये जो नया पैटर्न है, मतलब 2013 और उसके बाद का जो पैटर्न है, उसको, उसमें अगर आप देखते तो, और पहले क्या भूमि सुधार लिखा हुआ नहीं था, सिलेबस में नहीं था। आपको ये तो पता होगा कि पहले जीएस फर्स्ट एक होता था और जीएस सेकंड एक होता था, बस यही 2 जीएस के पेपर होते थे। तो जीएस फर्स्ट में भी पीछे जाके देखोगे 2012 या उससे पहले, तो भी इस पे सवाल दिखेगा आपको भूमि सुधारों का, मतलब बार बार पूछता है यूपीएससी। 19 या 20 की पीटी का एग्जाम आप देखते हो तो उसमें भी भूमि सुधारों पे क्वेश्चन दिखेगा आपको। अगर आपका भूगोल ऑप्शनल है तो वहाँ भी भूमि सुधार पर सवाल पूछे गए यूपीएससी के द्वारा। पॉलिटिकल साइंस में भी ये भूमि सुधार एक टॉपिक रहता है। तो काफ़ी इसका बड़ा रेंज है, मतलब अगर आप महत्व के हिसाब से इस टॉपिक को देखते हो तो। इससे पहले कि हम इस विषय में प्रवेश करें, मतलब इसकी नेचर क्या है, कुछ मैं ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा इसके अंदर। जो भारत में जो भूमि सुधार रहे हैं इंडिया में, मतलब कई बार तो बच्चे ये सोचते हैं कि भूमि के अंदर कोई चेंज वाली बात है इसमें, यानी कि उसकी उर्वरकता में चेंज या इस तरह का होते हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उनको पूछा जाए कि भूमि सुधार क्या है तो वो, जैसे साइंस बैकग्राउंड के हैं, कभी भूमि सुधारों का नाम नहीं सुना उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, शब्दों से मतलब निकालते हैं कि भूमि और सुधार ऐसे कर, और फिर ये एक दो कुछ क्लासेस में ऐसा जवाब आया था, इसलिए मेरे को ध्यान है ये। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। भूमि सुधारों के अंदर बेसिकली हम जो वास्तविक रूप से कृषि कार्य करते हैं लोग, कई बार हम देखते हैं कि भूस्वामी कोई और होता है और खेती कोई और कर रहा होता है। तो जो वास्तविक रूप से कृषि कार्य कर रहा है, जिसका खेत है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता में खेती कर रहा है उसका शोषण नहीं हो, उसके शोषण को हम रोकें। मेजर चीज ये है इसके अंदर। बाकी इसमें सामाजिक न्याय, आर्टिकल 39 भी जो भारतीय संविधान का है, भौतिक संसाधनों का जो समान वितरण की हम बात करते हैं, तो इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है कि रिच लोगों के पास जो लैंड है, जिनके पास ज़्यादा खेती वाली ज़मीन है, वो ज़मीन को लेकर हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो निर्धन है, तो इससे समाज में समानता आएगी। ये वाला पक्ष आप गूगल वगैरह पे जाएंगे तो ये वाले पक्ष को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो लोग।
लेकिन डायमेंशन बहुत सारे बदल चुके हैं भूमि सुधारों के, इसलिए अगर आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को ही पकड़ के बैठ जाओगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे यूपीएससी। तो ये इसको व्यवस्थित कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो इसके अंदर की शोषण नहीं होना चाहिए, जो वास्तविक रूप से कृषि कार्य कर रहा है उसका शोषण नहीं हो, ये मेन चीज है इसमें। बाकी हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड देते हैं, लैंड को रीऑर्गेनाइज भी करते हैं। रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि छोटे छोटे खेत भारत में ज्यादा हैं। हाँ, 86% खेत छोटे हैं इंडिया के। सीमांत खेत कहते हैं उनको, लघु खेत कहते हैं। उनकी साइजिंग पे मैं बात करूंगा कि उनकी परिभाषा क्या है। तो छोटे छोटे खेत 86% है इंडिया में। तो वो छोटे खेतों में खेती करना उतना फायदेमंद नहीं रहता है, मतलब कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है, प्रोडक्शन उतना नहीं आ पाता है, और तकनीकी को आप लागू नहीं कर पाते हैं बहुत बार। जैसे मान लीजिए क्लासरूम ही छोटा हो, बहुत ज़्यादा कम बच्चे हो, तो आपको ये डिजिटल बोर्ड महंगा पड़ेगा, मतलब इसकी कॉस्ट ही नहीं निकाल पाओगे आप। एयर कंडीशनर चलेगा, आपको एक तो एयर कंडीशनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे छोटा क्लासरूम हो या बड़ा हो। तो उसमें फिर वो आपको महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। 5 बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें आप ये कर रहे हो, तो फिर रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, एक साइज का रूम उससे छोटा तो आपको मिल नहीं पाएगा कि आपको कि हमें ऐसा रूम दे दो कि उसमें 5 बच्चे ही बैठ सकें। वो कहेंगे ऐसा कौन सा रूम होता है। तो आपको 20, 25, 50 बच्चे बैठने का रूम मिलेगा। अब आप उसमें 5 बच्चों को पढ़ाओगे तो वो रेंट आपको महंगा होने लगेगा। किसी फैकल्टी को लाओगे तो वो ये नहीं देखेगा 5 बच्चे या कितने बच्चे हैं, मिनिमम आप उनको पर आवर जो देना वो देना पड़ेगा। मतलब आपकी स्केल, हिंदू में विज्ञापन दोगे तो आपको एक साइज में विज्ञापन देना पड़ेगा, उससे छोटे विज्ञापन से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो विज्ञापन की कॉस्ट भी आपकी बढ़ने लग जाती है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, कई तरह के खर्चे इससे बढ़ जाते हैं। उसी तरह से आप छोटे खेतों में भी आपको खाद लेके आना है, उर्वरक लेके आना है, तो आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, इतना खुला कोई नहीं बेचता है। तो आपको एक मिनिमम साइज का बैग तो लाना ही पड़ेगा हर जगह। मतलब ट्रैक्टर वाला है, उसको खेत पे ले जाना तो एक चार्ज लेगा, या छोटे खेत में वो जाएगा ही नहीं, वो कहेगा डीजल इतना महंगा है, तो मैं तुम्हारे इतने से खेत को जोतने के लिए अपना ट्रैक्टर क्यों लेके जाऊंगा। वो कहेगा अड़ोसी पड़ोसी से बात करो, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी भी करवाना चाहते हैं तो मैं एक साथ ही भेजूंगा, फिर तो हमारा भी फिर खर्च निकल जाएगा। अब वो अड़ोसी पड़ोसी को मनाने जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कह रहा मैं तो आज हुई नहीं यहाँ पर, मेरे सामने होना चाहिए। मैं तो ससुराल गया हुआ हूँ, तो मेरे को आऊंगा जब कराऊंगा। तो अब सबसे मिल मिल के आप बात करते रहो, हो गया फिर तो कल्टीवेशन करना। और कम माल को लेके आप एमएसपी आप पढ़ेंगे, शांता कुमार कमेटी ने कहा है कि 6% किसानों को ही एमएसपी का नॉलेज है। नॉलेज तो हमारे गांव में भी कई किसानों को है, लेकिन वो मंडी में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको माल बेचते समय पटवारी से, जो गांव में पटवारी लेखपाल होते हैं, जानते हैं ना, एक लोकल रेवेन्यू ऑफिसर होता है। हम सब लोग तो गाँव के ही हैं, मतलब पटवारी लेखपाल नाम से एक ऑफिसर होता है, वो उसके पास रिकॉर्ड होता है। वहां से आपको कॉपी निकलवानी पड़ेगी आपकी जमीन की, उस कॉपी को लेकर आप मंडी में माल बेचने जाओगे। ऐसा नियम क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं मिसयूज ना हो जाए, मतलब माल व्यापारी लाकर ना बेच दे, ये सोच के ये नियम बना हुआ है कि भाई आप माल बेच रहे हो एमएसपी पे, तो ये माल आपका होना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है। तो वो फिर आपसे जमीन की कॉपी मांगेंगे, रिकॉर्ड मांगेंगे कि आपके पास ये जमीन है, इसलिए माल हुआ था और इसलिए हम बेचने के लिए लेके आए। अब पटवारी के पास जाना, कॉपी लेना, फिर माल को किसी चीज में डाल के तो आप मंडी में ले जाओगे। भारत में 454 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है, 454 वर्ग किलोमीटर, नजदीक नहीं है मंडी है। तो आपको भाड़ा बहुत लग जाएगा ले जाने में, तो मजबूर होके आप क्या करोगे, उसको
वहीं बेचना चाहोगे जहाँ आपका गांव है, वहीं के व्यापारी खरीदेंगे उसे। मतलब हर तरीके से छोटे खेत, जरूरत से ज्यादा छोटे खेत, ये नुकसान देते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं भूमि सुधारों में, छोटे खेतों को बड़ा करते हैं, चकबंदी, सहकारी कृषि, एक लीजिंग का कॉन्सेप्ट है, उनसे वो खेतों को बड़ा करते हैं। ये वाले टॉपिक भी भूमि सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो भूमि सुधारों का जो एरिया है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका मोटा मोटा रेंज ये है। बाकी तो हम लोग लेखन करेंगे तो उससे क्लैरिटी आएगी, टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो आप प्रस्तावना लिखना शुरू करें, या आप इसको अर्थ लिख दें, मतलब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रस्तावना की जगह अर्थ कर दें। ऐसे लिखें, भूमि के पुनर्वितरण और पुनर्संगठन। के अलावा भूमि सुधारों में आपको, यहाँ मैं खड़ा रहता हूँ दिखता है इधर, भूमि सुधारों में इस बात पर, इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है कि वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले लोगों, इनको थोड़ा डिफाइन करेंगे हम लोग, वहाँ मेंस में नहीं करना है, मैं बताता जाऊंगा कैसे क्या क्या है। हमारे नोट्स के लिए कर रहे हैं कि लोगों का मतलब क्या है यहाँ पे ना, तो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, ऐसे लिखिए, काश्तकार। इंग्लिश में लिखिए, काश्तकार का मतलब, इंग्लिश वर्जन भी पता रहना चाहिए ना। टेनेंट फार्मर्स, ब्रैकेट अभी चल रहा है, बंद मत करना। अथवा, टेनेंट फार्मर्स के आगे लिखना है अथवा, ब्रैकेट कंटिन्यू है। अथवा बटाईदार,
इंग्लिश में लिखिए शेयर क्रॉपर्स, एक हाइफन लगा देना बीच में, मतलब छोटे डैश को हाइफन कहते हैं। ये इस तरह से दिख रहा होगा आपके नोट्स में। काश्तकार बोलेंगे तो टेनेंट फार्मर्स, इन्हीं को बटाईदार भी कह रहे हैं हम लोग, तो शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि ये बांटते हैं और आधा हिस्सा या उस तरह का देते हैं भूस्वामी को। और दे क्यों रहे हैं, टेनेंट है इसलिए, तो इनको टेनेंट फार्मर्स भी कह सकते हो, शेयर क्रॉपर भी बोल सकते हो। तो हमने डिफाइन कर दिया कि लोगों का मतलब क्या है यहाँ पे। हमारी लैंग्वेज ऐसे चल रही है, वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले लोगों, ये कोष्टक में था ये सब कुछ, आगे लिखिए कोष्टक के बाहर लिखिए का शोषण नहीं हो। पैराग्राफ चेंज करिए इस प्रकार, कोमा लगाइए, भूमि सुधारों में निम्न तीन बातें मुख्य होती है। निम्न तीन बातें मुख्य होती है, डैश लगाइए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किधर से किधर होगा, रिच टू पुअर, सेकंड लिखिए दूसरा। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे।
काश्तकारों के शोषण। इधर आपको शायद देखने में दिक्कत आ रही होगी, तो कल से थोड़ा इधर सीटिंग अरेंजमेंट करा देंगे। डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने लिखा। ये 3 बातें तो जो ऊपर लिखी हुई थी वही मैंने लिखी है यहाँ पे, बट यहाँ थोड़ा सा इसको काश्तकारों के शोषण को समाप्त करने, भूमि का निर्धनों में पुनर्वितरण करने आदि विषयों के समावेश के कारण भूमि सुधार समाजवादी विचारधारा या दृष्टिकोण के परिचायक होते हैं। तो सोशलिस्टिक पैटर्न जहाँ होता है वहाँ पे ये बातें ज़्यादा होती है कि हमें समाज में इक्विटी लेके आनी है, बराबरी लेके आनी है, समानता लेके आनी है, शोषण को हटाना है। शोषण को हटाने पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है समाजवाद के अंदर, क्योंकि जो पूंजीवादी लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी वजह से उत्पादन है, हमारी पूंजी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी वजह से उत्पादन है, लेबर की वजह से नहीं है। लेबर की भूमिका को वो गौण मानते हैं और लेबर की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसको पेमेंट नहीं करते हैं, शोषण करते हैं उनका। तो जहाँ आप शोषण को हटाने की बात करते हैं वहाँ सोशलिस्टिक दृष्टिकोण आ जाता है, जहाँ समानता पे ज़्यादा फोकस होता है, कुशलता पर कम होता है। 2 बातें हैं दोस्तों, एक वर्ड होता है कुशलता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किल्स मत बोलना, नो, मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एफिशिएंसी। कौशल की बात नहीं हो रही है, कुशलता, एफिशिएंसी। ये भी समझना पड़ेगा आपको कि एफिशिएंसी क्या है। और एक ये मूल्य होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने या समाज के सामने कि हम कुशलता प्राप्त करें किसी चीज में। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक्स की बात ही करेंगे यहाँ पे। भूमि की बात हो रही है तो यहाँ पर उत्पादन, भूमि क्या है, मतलब एक साधन है ना, उत्पादन का साधन है। तो इकोनॉमिक्स की चीज हुई ना भूमि। लेकिन भूमि समाज भी बनाती है, क्योंकि
वहाँ पे पूंजीपति होता है, भूस्वामी होता है, काश्तकार होता है, दूसरे लोग भी होते हैं। तो उनके बीच में संबंधों का एक नेटवर्क बनता है, आपस में जुड़ते हैं ना। मतलब समाज क्या है, मतलब बहुत मूल में जाके, किताबों की परिभाषाओं की मैं बात नहीं कर रहा। समाज एक जुड़ाव है, बिना जुड़ाव के समाज नहीं बनता। मतलब चाहे वो जुड़ाव औपचारिक हो या वो जुड़ाव अनौपचारिक हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम, ये औपचारिक जुड़ाव है, मतलब ऑफिशियली कनेक्टेड है, फॉर्मल है, मतलब आधिकारिक औपचारिक संबंध है। लेकिन दो दोस्त होते हैं तो क्या हम इसको आधिकारिक या औपचारिक कहते हैं? अनौपचारिक संबंध है। दोस्ती क्या है? अनौपचारिक, लेकिन संबंध तो है ना। जहाँ संबंध होते हैं वहाँ इंस्टीट्यूट बन जाता है, वहाँ समाज बन जाता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। फेसबुक से आप जुड़े हुए हो, हम क्या कहते हैं उनको? सोशल नेटवर्किंग। वाई वी कॉल देम सोशल नेटवर्किंग। पीपल ऑल्सो कॉल इट सोशल कैपिटल। मतलब जो आपके संबंध होते हैं उनको कई लोग कहते हैं ये सोशल कैपिटल है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कमाया लेकिन मैंने दोस्त कमाए। आज अगर मैं मतलब एक आवाज लगा दूं तो लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। अगर मैं एक बार कह दूं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए तो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यूपीएससी पीटी में आया था ना एक सवाल, सोशल कैपिटल का मतलब क्या है? तो उसमें आप देखोगे जाके, पुराने पेपर्स में दिख जाएगा 3-4 साल पहले, कि लोगों के बीच में आपस में अंतर संबंध, जुड़ाव, एकता, ये क्या है? सोशल कैपिटल। तो भूमि के ऊपर भी तो एक समाज बनता है, जुड़ाव है। अगर ये जुड़ाव शोषणकारी हो तो उत्पादकता, अभी जैसे मैं मालिक हूँ यहाँ का, तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरा शोषण? मैं खुल के पढ़ा रहा हूँ ना आपको। मेरे ऊपर किस चीज का दबाव है? कौन मेरा शोषण कर रहा है? ओनर ओन्ड लैंड फार्म्स आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर्ड टू रेंटेड फार्मलैंड्स। ओनर ओन्ड फार्मलैंड्स मतलब जो कौशिक बसु लिखते हैं किताब में कि ओनर ओन्ड फार्मलैंड्स, जो ऐसे फार्मलैंड्स जो स्वामित्व वाले हैं, दे टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू रेंटेड फार्मलैंड। अब आपने किसी किसान ने रेंट पे ले रखा है, 50% देता है लगान के रूप में, जो उपज का आधा भाग दे देता है। तो इसको आप क्या कहोगे? 50% इनकम टैक्स जैसा हो गया ना। मतलब इनकम टैक्स प्रतिशत में होता है, तो आप आधा दे रहे हो, इसका मतलब आधा इनकम टैक्स की तरह हो गया आपका। प्रोडक्शन आपकी इनकम है, जितना आप प्रोड्यूस करोगे ये क्या है? इनकम है। इनकम का 50% आप सामने वाले को दे रहे हो, तो 50% बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस जितना वो प्रोडक्शन करेगा उसको पता है कि 50% उसको जाएगा, तो वो क्यों काम करेगा? आप शोषण छोड़ दो, आप इस बात को पकड़ो कि वो 50% रेंट पे क्यों काम करेगा, क्यों अपना दिमाग लगाएगा। तो भारत में कई काश्तकार क्या करते हैं, मतलब 5-5 लोगों के खेत ले लेते हैं। जैसे मेरा खेत ले रखा है, फिर किसी और का भी ले लिया, 5 लोगों का ले लिया। एक ही साइड के अंदर वो खेत पड़ते हैं। जैसे मेरा खेत उसी साइड में बाकी के भी हैं, उन सबसे कांटेक्ट करके ले लिया। बस बुआई कर रहा है, अभी सीजन चल रहा है उसमें, ये वो सब करेगा, ध्यान नहीं देगा। उसको पता है कि मैं काम करने से मेरे को फायदा क्या है। बस बुआई हुआई थोड़ा बहुत देखेगा और अपने बैल छोड़ देगा वहां पे, वो चरते रहेंगे वहां पर, उसको फायदा मिल जाता है कि चलो मेरे बैल घास खा रहे हैं। बाकी ध्यान नहीं देगा उस चीज पे। इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी। इसका उल्टा करो आप, कि आप उसको स्वामित्व दे दो, तो वो सारा उसका है, पहली चीज। दूसरी चीज, या आप उसको, जो नीति आयोग कहता है, लीजिंग पे कर दो, कि आप साल का फिक्स दे दीजिए, एक अमाउंट फिक्स कर दो। उसके बाद वो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को साल के 20,000 रुपये देने हैं इनको, बाकी जो बचेगा वो तो मेरा है। ये मैं कौशिक बसु को पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर, जो
उन्होंने मैथमेटिक्स के मॉडल इस्तेमाल करके ये प्रमाणित किया कि वाई देयर शुड बी लैंड रिफॉर्म्स। और आपको ये यूपीएससी के हिसाब से तो 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब जाके मेंस कंट्रोल होगा आपका, राइट। तो वापस लौटते हुए कि अगर आपको लग रहा है कि 50% एक तरह से आपका शोषण हो रहा है, आपको फायदा भी नजर नहीं आ रहा है, तो उत्पादकता नीचे हो जाएगी। तो एक व्यू क्या है कि हम शोषण को खत्म करके भी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। शोषण के कारण उत्पादकता नीचे आ जाती है, मतलब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो समाजवादी तरीका है ये कि आप या तो ओनर्स बनाइए लोगों को, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करके ओनर बना दीजिए। और रिसर्च कहता है कि ओनर ओन्ड फार्म लैंड्स आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू रेंटेड फार्म लैंड्स। और वो भी रेंटेड फार्म लैंड्स कौन से वाले, जो प्रतिशत के अंदर लगान ले रहे हैं। तो ज्यादा आउटपुट के साथ क्या होगा कि सामने वाले को भी फायदा मिलेगा। वो भूस्वामी गांव में है ही नहीं, वो कहीं और जगह रहता है, वो बैठे बैठे इनकम कमा रहा है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अब इस पे आते हैं हम लोग, ये कुशलता की बात चल रही थी। इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप उत्पादक हो, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, उत्पादक है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये उत्पादक है? क्योंकि हम लोग सर्विस दे रहे हैं ना, आपको अभी पढ़ा रहे हैं। एक प्रोग्राम है हमारा मेंस पीटी, ये प्रोडक्ट है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोडक्ट क्या है, ये पीटी मेंस का कोर्स कराना। आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, हम उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप प्रोडक्ट पैदा करते हो तो ये क्या है, प्रोडक्शन। ये पढ़ा के मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना अभी क्लास के अंदर। मैं अपनी डॉटर को पढ़ाता हूँ, ये प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा इकोनॉमिक्स में, राइट। मतलब घरेलू टाइप। लेकिन अगर मैं मतलब अपनी फैमिली के लिए काम नहीं करके ऐसे काम कर रहा हूँ, वो प्रोडक्शन की परिभाषा में आता है। जो जीएनपी जीडीपी में पीटी की क्लास में पढ़ाऊंगा, वहां पर ये समझ के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज। तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके, या संसाधन दिए हुए हैं, यहाँ पर कम से कम की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं तो खड़ा ही हूँ क्लास में, लाइटें जली रही है, कैमरा है ही है, बोर्ड सामने है, चेयर्स है, ये है, सब कुछ। कम क्या करें इसमें? जब साधन दिए हुए हैं, उनको आप कम ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, तो जो दिए हुए हैं उनसे मैक्सिमम उत्पादन करना। मैं एक ही बेच लेता हूँ, मतलब वो भी मैं 5-6 महीने में लिया है। इसके बाद मेरा खाली, मतलब मैं मतलब ये मेरा ये टाइम खाली रहेगा इसमें। तो हम नहीं कह सकते कि हम एफिशिएंसी यूज कर रहे हैं क्लास में। एफिशिएंसी इस क्लास की तब मानी जाएगी जब ये क्लासरूम बिल्कुल खाली ना रहे, मतलब इसका यूज होता रहे, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इस क्लास से हो। ये कैमरा तो जो आ गया जितने का आ गया, लेकिन जितना शूट करेगा उतना इसका यूज है। ये बोर्ड है, जितना इस पे आप लिखोगे, क्योंकि इसकी लाइफ तो टाइम के साथ वैसे खराब हो रही है, ये टंगे रहने से इसको क्या फायदा है। तो एफिशिएंसी किसको कहेंगे कि जो आपके साधन है उनसे अधिकतम उत्पादन करो। अगर आप उत्पादन में एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं हटना चाहिए। क्योंकि आधे सवाल मेरे समझाने वाली, भाई कितना बोल रहा हूँ इस समय क्लास में, मैं कौशिक बसु बोल रहा हूँ, मैं ओनर ऑन फार्म लैंड्स। आप अपने सीनियर से मिलिए, वो बताएंगे कि सर जो बाद लिखाने के साथ बोलते हैं वो मेन होता है। एक बच्चे ने तो कह दिया कि सर आप लिखा के औपचारिकता करते हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहा था कि भाई आप खराब लिखा रहे हैं, वो तो आपकी एक छोटी पार्ट है, लेकिन आप जब बोलते हैं वो बड़ी पार्ट लगती है। उन पे आप ध्यान देते रहिए, और अगर आपको कोई अच्छा लगे कोई बात, नोट डाउन करने की हैबिट बनाइए। अगर एक सिंगल वर्ड भी आपको समझ आ रहा है, तो साइड में जगह रखिए, उनको
एक्टिवनेस रखिए, ताकि ये तो चीजें निकल जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ, आपके पास रहेगा वो जो मैं लिखा रहा हूँ। लेकिन ये बातें थोड़ी लिखाई जाती क्लास में कि मैं कुशलता का अर्थ लिखाने लग जाऊंगा, टॉपिक जो चल रहा है उसी पे लिखाऊंगा ना आपको। लेकिन उसमें कुशलता शब्द आ रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा क्लास में। वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये सब पढ़ के नहीं कर पाओगे, मेरे को मालूम है, मैं तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी मैंने। स्टूडेंट केवल कहने के लिए माइक्रो मैक्रो खरीदते हैं, कोई फायदा नहीं उठा पाते उसका, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते, उसको मतलब नहीं निकाल पाते उस चीज का। एक डायग्राम को पढ़ने से क्या होगा, उसका मतलब निकालना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन इज व्हाट कि आप वट एवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन, जो भी उत्पादन के साधन है उनसे बेस्ट आप बेस्ट पैदा करो, तो ये एफिशिएंसी। और उपभोग में भी एफिशिएंसी होती है, जैसे आप क्लास में बैठे हो लेकिन नींद आ रही है, ऐसे गई एफिशिएंसी आपकी। ये एफिशिएंसी नहीं कहते हैं इसको। बेस्ट से बेस्ट लर्न करना मतलब, जैसे मेरी क्लास, अब आप उपभोक्ता वाली साइड में, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बेस्ट दे रहा हूँ। इस क्लासरूम का भले बेस्ट यूज नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट जरूर दे रहा हूँ। अब सामने वाला ऐसे बैठा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको ये देखना है कि मैं कितना लर्न कर पा रहा हूँ जो सर पढ़ा रहे हैं। समय आपके लिए कांस्टेंट है, मनी आपके लिए कांस्टेंट है। इकोनॉमिक्स यही तो सिखाता है, लिमिटेशन के साथ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो, यही इकोनॉमिक्स सिखाता है। हर जगह में इकोनॉमिक्स में साधनों को सीमित मान लेते हैं, इनकम को सीमित मान लेते हैं, बजट को सीमित मान लेते हैं। फिर हम ये पता लगाते हैं कि अगर उपभोक्ता है और उसका बजट है तो अधिकतम उपयोगिता कैसे मिलेगी, और उत्पादक है और उसके पास साधन है तो अधिकतम उत्पादन कैसे होगा। अगर एक उपभोक्ता अपने 10 रुपए आपको खर्च करने हैं, ऐसी जगह चाय पीजिए कि आपको आनंद आ जाए, वही 10 रुपए आपने ऐसी जगह दे दिए जहां पर आपको चाय खराब मिली, मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ यूटिलिटी का, पैसा वेस्ट हो गया आपका। फिर चाय भी आराम से पीजिए, अब फोन लगा दिया इधर और चाय पिए जा रहे हैं, वो चाय किधर गई मालूम ही नहीं चला, अधिकतम उपयोगिता नहीं मिली ना। तो एज ए कंज्यूमर आपका काम क्या है, कम बजट में मैक्सिमम संतोष प्राप्त करना, यूटिलिटी प्राप्त करना। एक उत्पादक का बताया, समझ रहे हो आप? उसमें मत जाओ ना आप, निवेश फिर चक्कर पड़ जाएगा उसमें। उपभोग करने को निवेश नहीं कहते। ओ, ऐसा नहीं होता, मैं कहूं जिस पे ध्यान दो ना आप, दिए हुए साधन है तो उनसे अधिकतम उत्पादन करना, कम से कम निवेश मत लगाओ इसमें, बहुत चक्कर पड़ेगा उसमें। हाँ, जो साधन अवेलेबल है, जैसे किसान के पास खेत है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, जो भी कुछ है जो उसने इन्वॉल्व कर रखे हैं, उनसे बेस्ट लेके आना एक ये। या कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, कॉस्ट बजट बनाते हैं, जैसे मेरे को 10,000 का कॉस्ट बजट है, तो वो कॉस्ट बजट को ध्यान में रखकर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। या आउटपुट टारगेट है, अब आप फिर लंबे चले जाओगे तो दिक्कत होने लग जाएगी आपको, इसलिए आप अभी इंटरेक्टिव मत बनाओ क्लास को, अभी थोड़ा सा मेरे को सुनो, मतलब उस पर ध्यान दो ज्यादा। फिर कोई बात हो तो बाहर आके पूछ लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास दिए हुए साधन है, अब ध्यान से देख लेना, मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको। निवेश मत बोलो, निवेश एक खर्चा होता है, हम साधनों की उत्पादकता को देखते हैं। दिए हुए साधन है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देते जाना। दिए हुए साधन है तो कुशलता किस में कहलाएगी, अधिकतम उत्पादन में। दूसरा,
उत्पादन का कोई लक्ष्य है? तो न्यूनतम लागत। उत्पादन का कोई टारगेट कर रखा है कि मेरे को इतना प्रोडक्शन करना है, तो वहां एफिशिएंसी कैसे देखेंगे? जब साधन है तो आप अधिकतम उत्पादन कर रहे हो, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। उत्पादन हमारा फिक्स है कि भाई हमें इतना करना है, तो कुशलता किस में आएगी फिर? लागत को कम करने में। तो दिए हुए साधन है तो अधिकतम उत्पादन में कुशलता है, और उत्पादन का कोई लक्ष्य है तो न्यूनतम लागत में करना। और अगर आपका कोई कॉस्ट बजट है, यहाँ पे लिख देता हूँ कोई कॉस्ट बजट है, तो वो कॉस्ट जितनी आप मान के चल रहे हो तो उनसे फिर अधिकतम उत्पादन। दोनों जगह सेम आएगा, मतलब कॉस्ट बजट, कॉस्ट करके आप साधन खरीदते हो, तो आपने कह दिया मेरा तो इतना ही कॉस्ट का बजट है, तो उससे जो भी साधन आएंगे उनसे आप क्या करोगे? अधिकतम उत्पादन पे। ये तीन चीजें क्या दिखाती है? उत्पादन में उत्पादन में कुशलता आपको कैसे पता लगेगी? इन तीन चीजों से। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। एक कुशलता ये हो गई, हटा दूं? ओके। और उपभोग की कुशलता क्या है? ये खर्च को आप बजट भी लिख सकते हो, मैंने कल की क्लास में नहीं बताया आपको कि बजट कौन से शब्द का अर्थ देता है ज्यादा? खर्च का। कल तीन तीन चार चार एग्जाम्पल इसी चीज के दिए। एक दिए हुए बजट से या आप एक दिए हुए खर्च से क्या करना है? अधिकतम उपयोगिता। मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम ए गिवन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। ऐसे लिख सकते। आप इंग्लिश में चलना पड़ेगा दोस्तों, बाइलिंगुअल क्लास हो तो और भी बढ़िया, ताकि थोड़ा सा वो हो, अभ्यास में आए वो चीज। एक और तरीका है इसका, तो प्लस कर दीजिए, ये सॉरी ऐसा कर दीजिए, अथवा। उपयोगिता के किसी लक्ष्य को न्यूनतम बजट या खर्च से प्राप्त करना। ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती रहेगी साथ में, उसको अलग में मेंस पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीजें क्लियर। मेंस और पीटी होने तक तो आप परफेक्ट हो जाओगे, मतलब कई सारी जगहों पे मैं ऐसा बताता जाऊंगा आपको। मांग की लोच, ये वो सब आ जाएंगे आपकी क्लास में। उतना जितना यूपीएससी पूछती है, और मैं आपको बोला कि 12-20 में से 12 का टारगेट रखो, 14 का रखो, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो मैं अपने विषय में वहां तक आपको कहा कि बुरा से बुरा पेपर होगा तो आपके 12 रहेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से चलोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा।
तो ये तो कुशलता का मतलब दो जगह आपको बता दिया। अगर अर्थव्यवस्था की कुशलता देखें, मतलब उपभोक्ता इंडिविजुअल है, उत्पादक इंडिविजुअल है, इकोनॉमी इंडिविजुअल नहीं है, मतलब उसमें तो कई सारे लोग रहते हैं, तो वो भी लिख लो आप। अर्थव्यवस्था की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों। ए, अधिकतम उत्पादन और कल्याण, कल्याण भी लिखना जरूरी है, वेलफेयर। अधिकतम उत्पादन और कल्याण को प्राप्त करना। यहाँ दो गोल आ गए इसके साथ, मतलब आप कंज्यूमर को देखते हो, एक ही गोल है, कौन सा? कंज्यूमर के सामने एक ही गोल कौन सा है? यूटिलिटी को मैक्सिमम करना, राइट। आंख मूंद के यही सोचना है, संदेह की कोई स्कोप नहीं है मेरी क्लास में। कंज्यूमर का एक ही टारगेट होता है, बस ये ध्यान रखना आपको कि जो मेरा बजट है उससे मैक्सिमम वो यूटिलिटी प्राप्त कर लूं, या फिर जो मैंने बताया कि यूटिलिटी का कोई टारगेट है तो मैं मिनिमम बजट से, मतलब एक ढंग से देखा जा रहा है इसको। उत्पादक है तो उसको आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, मन में समझते रहना है कि जो साधन उसके पास है कुछ भी, उनसे अधिकतम उसको उत्पादन मिल जाए। या कोई उत्पादन का टारगेट बना लिया, तो जैसे मारुति ने कहा कि मैं 5,000 कारें बनाऊंगी इस साल, तो 5,000 कारों की कॉस्ट मिनिमम हो, क्योंकि आउटपुट का टारगेट फिक्स है। तब टारगेट फिक्स है तो मैक्सिमाइजेशन की बात कैसे होगी फिर? और डिमांड के हिसाब से मैक्सिमाइज करोगे कि अपने मर्जी से कर दोगे? ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, इसकी सीमा कौन बनाता है? मतलब उत्पादक मैक्सिमम करना चाहता है, ये हम पढ़ रहे हैं क्लास में। एक सेकेंड, सॉरी। सारे उत्पादक मैक्सिमम करने लगे तो मतलब माल खपेगा कहाँ से? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क होता है? माइक्रो व्यक्तिगत होता है, एक का निर्णय देखा जाता है उसमें, समग्रता नहीं देखी जाती। जैसे कोई वस्तु की कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ जाएगी, कोई भी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करोगे, एक को पढ़ते हैं। जैसे आपका राइस जो आप कुक कर रहे हो, वो पके या नहीं पके तो आप एक को निकाल के देखते हो, उसको चेक करते हो, टाइप की बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि, और ज्यादातर लोग माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आज आप मेरी क्लास में आए हो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देख के आए हो या माइक्रो देखा? आपने माइक्रो देखा। क्या देखा आपने? व्यक्तिगत कल्याण अपना, मेरे को सर की क्लास से क्या मिलेगा? 18,000। सर को मैं कैसे निचोड़ लूं, मतलब 18,000 रुपए में उनका बेस्ट मिल जाए मेरे को कैसे भी करके। हालांकि बेस्ट मिलने में सर की भूमिका नहीं है, आपकी भी है, ये भूल जाते हैं उस समय। सर से बेस्ट मिल जाए, राइट। यही, और कितना आप पता लगाते हो, मतलब मेरा जैसा आदमी का भी डेमो लेते हो, ये बहुत गलत है। दो क्लास देख लें, क्या क्या पता। सर तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे बता बच्चे कैसे सेटल करते हैं बात, सर तो बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत नाम सुना हुआ है। क्या पता मेरे को नहीं समझ आया तो।
अरे तो मतलब अद्भुत टाइप के आदमी हो, तो मैं नहीं समझ। और आने से पहले सब, अभी कल एक यहाँ पे रोहिणी में वो है डीवाईएसपी, उनकी वाइफ मेरे को मतलब कल आई थी ऑनलाइन क्लास के लिए, मैं तो जानता भी नहीं था ऑनलाइन क्लास में थी वो। आके मेरे को बोली कि सर मैं तो सिर्फ आपको कहने आई हूँ कि मेरे को ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा लगा। और वो ये कह के गई कि अगर आप जैसे बहुत सारे टीचर विषयों में मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते, हम आईएएस बन सकते हैं। वो हिस्ट्री वाले सर भी बैठे हुए थे, तो मैं देख हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे बस। लेकिन उसने एक बात कही कि आने से पहले मुझे लोगों ने कहा उनके पास जाओगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा और उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सर एक मिथ है आपके बारे में, लेकिन मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ऑनलाइन बच्चा एक बार भी नहीं मिला मेरे। मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास में अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको बैग लेके यहाँ आना और फिर क्लास खत्म होते ही घर चले जाना है। कोई स्कोप ही नहीं है मिलने का। मतलब आप अपनी मर्जी से मिलो तो बात अलग है, बाकी ऐसी कोई पक्षी नहीं रहेगा क्लास में जो आपको मेरे से आके यहाँ पर अलग से बात करनी पड़े। और इस क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे भी रहे जो शर्ट बाहर निकाल के बैठ के जाते थे, उनको मैंने कभी नोटिस नहीं किया, और वो आईपीएस आईएएस बने हैं इस क्लास से। यूपीपीसीएस के टॉपर्स 15वीं रैंक, उनको एक बच्चा तो पकड़ के लाया यहाँ पर, चप्पल पहन के आके साइड में बैठे हुए हैं और पढ़े जा रहे हैं, और 15वीं रैंक है, मालूम भी नहीं चला। डिप्टी ये कलेक्टर्स यहाँ पर बैठे रहते थे आराम से सीधी मुद्रा में बैठे हुए नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास खत्म हुई अपने घर गए, और जो लोग मेरा ज्यादा दिमाग खाते रहे वो लोगों का पीटी भी क्लियर नहीं हुआ। अनावश्यक मतलब चीजों के अंदर उलझना में। 90% बच्चा फेल क्यों हो रहा है? प्रोफेशनल नहीं है, उसको यही पता नहीं पढ़ना क्या है, सवाल क्या पूछना है, किस पे चलना है। ये प्रोफेशनलिज्म जब तक नहीं आएगा तो आप ऐसे ही करते रहिए, वो घुमा हुआ आता रहेगा इसमें। तो भगवान की कृपा से इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा है, और ऐसे अच्छा रहे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार इतने बढ़िया परिणाम आएंगे कि क्या होगा। तो आप रहो हिंदी माध्यम के, रखो अपने आप को अप टू डेट, किसी से कम नहीं, राइट। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? मैं समझा रहा हूँ ना आपको। और मैं भी गांव से निकला हुआ हूँ, मैंने भी ऐसे सीख सीख के अपने आप को तैयार किया। मुझे ऐसे कोई गाइड नहीं मिले जो मेरे को बहुत बढ़िया टीचर मिल गए जिनसे मेरे को मौका मिल गया। आज मैं खुद ही इस चीज को कहता हूँ कि मुझे मेरे जैसे टीचर मिल जाते। मैं भगवान को ये कहता हूँ कि मुझे मेरे जैसे टीचर क्यों नहीं मिले। तो हम सही दिशा में, इतना कौन समझाता है यहाँ पे? कोई नहीं समझाएगा आपको कि ये पढ़ लो ये कर लो, कौन समझाएगा यहाँ? तो आप अब, आपको मैंने ये कहा कि आप पढ़ने आए हो क्लास में, हर एक बच्चा जो आया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आया है। क्योंकि वो उसका जो एक बजट है कि मैं सर या कहीं पर भी आप जो पे कर रहे हो तो उससे मेरे को अधिकतम उपयोगिता मिले, ये सोच के आप क्लास में आए हो, अपना देख के आए हो ना। लेकिन समग्र इकोनॉमिक्स जो होती है वो अलग तरह की इकोनॉमिक्स होती है। और कई बार माइक्रो, जो आपका माइक्रो लेवल पे आपको अच्छा लग रहा है, वो मैक्रो लेवल पे गलत भी हो सकता है। जैसे बचत माइक्रो लेवल पे अच्छी होती है, चींटियां भी बचत करती है। मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है कि चींटी भी अपने बिल के अंदर थोड़ा बचा के रखते हैं। ऐसा भगवान ने स्वभाव चींटी जैसे उसको भी दिया है, चींटी जैसे कीट को भी दिया है। मैंने कुत्ते देखे हैं ऐसे, मतलब जो क्या करते हैं, रोटी को उठाते हैं और उनको भूख नहीं लग रही होती तो किसी पार्क में ले जाके खोद के उसमें रोटी छिपा देते हैं। बताइए उस कुत्ते को किसने समझाया? उसको ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई अभी मेरे को भूख नहीं लेकिन बाद में लगेगी, और इस रोटी को मैं बचत कर लेता हूँ, खोद के उसमें डाल देता हूँ, बचत कर रहा है। ऐसा अंतर्जात मतलब गुण भगवान ने दिया है। स्तनाभिलाषा जिसको हम कहते हैं, बच्चा पैदा होते ही उसको माँ ने सिखाया थोड़ी है, पैदा होते ही वो तो स्तनपान करने लग जाता है।
ये किसने डाला? कौन सिखा के भेजा उसे? ये स्तनाभिलाषा मतलब गॉड की डिस्कशन में आती है कि भगवान है या नहीं है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई कोई भी एक ऐसी सत्ता है जो काम करती है इसमें। अब उस बच्चे के सर्वाइवल के लिए कि वो माता का दूध पिए, लेकिन उसको स्तन को खींच के दूध को खींचना किसने सिखाया उसे? ऐसे बचत हम लोग करते हैं, ठीक है, हर आदमी बचत करता है, रिक्शे वाला हो चाहे कोई भी हो, आमतौर पे यही भाव है। मतलब अपवादिक लोगों की बात हम इकोनॉमिक्स में करते भी नहीं। अब मान लीजिए बचत अच्छी होती है तभी तो कर रहे हैं लोग, लेकिन यही बचत मैक्रो का मतलब क्या होता है? समग्र स्तर। जैसे आप एसी लगाते हो, ये क्या है? माइक्रो। लेकिन समग्र स्तर पे इसका प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो माइक्रो स्तर पे अच्छा लग रहा है वो मैक्रो यानी समग्र स्तर पे अच्छा हो, जरूरी नहीं है ना। हाँ ना बोलिए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हो माइक्रो लेवल पे, तो वो मैक्रो लेवल पे भी सही है। अगर आप घर के आगे पेड़ लगाते हो, माइक्रो है, मतलब अपनी खुशी के लिए, अपने घर के अच्छे वातावरण के लिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सुधर जाती है। दोनों ही तरह के पक्ष हैं, लेकिन हमें इससे पड़ता है कि जो हमारे माइक्रो डिसीजंस होते हैं वो समग्र समाज भी एक होता है, उस पर क्या प्रभाव डालेंगे। आ रही बात समझ में? अब जब सारे लोग बचत करते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका रास्ता क्या निकलेगा वो मैं आगे बताऊंगा, हमें उसके अंदर और नहीं घुसना है। अब एक इकोनॉमी है, उसमें दो लोग आ गए, उपभोक्ता नाम का एक आदमी आ गया, उत्पादक। अब उपभोक्ता क्या करता है? संतुष्टि को अधिकतम कर। जब आप उपभोक्ता की बात करते हो तो टर्म यूटिलिटी यूज होता है या सेटिस्फेक्शन, ये माइक्रो टर्म है। लेकिन मैक्रो लेवल पे आप सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं बोल सकते। कौन सा वर्ड बोलेंगे? ये वेलफेयर। जो उपभोक्ता स्तर पे आप वर्ड बोलते हो, उपयोगिता, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, पूरे कंट्री के लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्या होता है? वेलफेयर। यानी कि अब ये वेलफेयर एक इकोनॉमी का कब बढ़ेगा? जब सब लोग खुश होंगे, सबकी उपयोगिताएं अधिकतम होगी, तो कल्याण का स्तर भी क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और उत्पादक वर्ग क्या चाहेगा? उत्पादन को अधिकतम करना। तो दो गोल हो गए ना यहाँ पर। देखो आप, उपलब्ध आर्थिक संसाधन, आपको वेलफेयर भी साधनों से ही मिलना है। साधन सिर्फ उत्पादन नहीं करते, क्या करते हैं? आपकी आवश्यकता भी पूरी करते हैं ना। जो जो चीज, बिजनेसमैन तो उसको प्रोडक्शन समझ रहा है, तो उसका काम क्या है कि प्रोडक्शन अधिकतम कर दो। और खरीदने वाला क्या समझ रहा है? उपयोगिता। वस्तु एक ही है। मतलब जो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी साइड तो है प्रोडक्शन, और आपकी साइड क्या है? कंजप्शन। लेकिन प्रोडक्शन बिना साधनों के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कल्याण के लिए भी साधनों की जरूरत है। बिना साधनों के कल्याण कैसे मिलेगा? क्योंकि बिना साधनों की वस्तु नहीं होगी, और वस्तु नहीं होगी तो हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब जितनी ज्यादा वस्तुएं हो जाएगी उतना ही संतुष्टि का स्तर हम लोगों का। अभी जैसे यूक्रेन वगैरह, ये सारी जगह और बहुत सारे कंट्रीज में गेहूं का प्रॉब्लम हो रहा है कि गेहूं ही नहीं है। श्रीलंका में अलग समस्या चल रही है। तो जब प्रोडक्शन नहीं होता तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, वो रोष में आ जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे जोड़ के जब आप पढ़ोगे तब आपकी पढ़ाई आपको काम करेगी, अन्यथा वो नहीं करेगी। तो ये तो मैंने अर्थ से बताया था भूमि सुधारों का, और उसमें ये कुशलता वगैरह आ गई तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे उसको स्किल बोल रहे थे। यहाँ स्किल से मतलब नहीं है, यहाँ एफिशिएंसी से। राइट, ये तो अर्थ से चल रहा था। अब अगला हेडिंग लगाइए। भूमि सुधार अपनी जगह पे चल रहे हैं और ये अलग चल रहे हैं।
तो जब अलग वाली बातें आती है तो अलग आप लिख लो उनको, आपने कर ही लिया होगा। वापस मेन टॉपिक पे आ जाओ। अर्थ के बाद लिखिए आवश्यकता। देखिए भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता के आवश्यकता के दो मुख्य आधार हैं। फर्स्ट लिखिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। पैराग्राफ चेंज करिए और ये लिखिए यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में भारत में कृषि उत्पादकता कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी ब्रैकेट में लिखिए उच्च उपज के बीज उच्च उपज के बीज हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन। तकनीकी का मतलब लिख रहा हूं मैं, उच्च उपज के बीज, उर्वरक, मशीनीकरण आदि। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी की भूमिका ब्रैकेट के बाहर लिखें पठारी प्लेट्यू पठारी स्तर को प्राप्त कर चुकी है। इससे इसे लिखिए यूट्रोफिकेशन। इससे यूट्रोफिकेशन जैसी
समस्याएं। यूट्रोफिकेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि भारत में भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मतलब लैंग्वेज भी आपकी मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो कि वो सामने वाले को समझ ही ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं, अखबारी भाषा भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग अखबारी लैंग्वेज लिखते हैं, मतलब कई सारे ऐसे शब्द डाल देते हैं कि वो अखबार जैसा ज़्यादा लगता है। उनको ये पता नहीं लग पाता है कि अखबार वाले अपने हिसाब से वो एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो आम आदमी को ज़्यादा आकर्षक लगे, वो वहाँ नहीं चलेगा। उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है। वो मैं बता दूंगा, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे वहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि मतलब जो टेक्नोलॉजी है, उत्पादकता किसको कहते हैं, मतलब यही एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पर भी। अब आप समझ गए एफिशिएंसी को पकड़, जो हमारे साधन है, मतलब जमीन एक साधन है, और समग्र आर्थिक स्तर पे तो हम जमीन की बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी तो मशीनें तो आती जाती रहती है, उनका मुद्दा नहीं है। जमीन आती जाती नहीं रहती है, जमीन की सप्लाई फिक्स है, कांस्टेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप जमीन ज्यादा कहाँ से लाओगे, मतलब। और जिस साधन के मल्टी यूज होते हैं वो साधन और सीमित हो जाता है। जैसे जमीन के यूज बहुत सारे हैं, जैसे आप घर भी बना सकते हो, और शहरीकरण वगैरह के कारण जमीनें वो हो जाती है, तो रेजिडेंस के लिए भी जमीन काम आती है, उद्योग स्थापित करने के लिए काम आती है, बड़े बड़े जोन बनाती है सरकारें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम सुना होगा आपने, सेज कहते हैं उसे। चीन ने सेज का, मतलब ऐसे तो जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चीन ने बहुत अच्छे ढंग से उसको लागू किया और बंजर जमीनों के ऊपर उसने ये सेज बनाए। मतलब सेज में क्या होता है कि आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, वो एरिया बना के जो उसमें जाता है उसको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलती है, मतलब बिजली वगैरह, बैंक्स और रेलवे से कनेक्शन, एयरपोर्ट से कनेक्शन, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। वहाँ से आप माल उठा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जो काम करते हैं कंपनियां, उनको ये कंपनी वाला टैक्स नहीं लेते हैं, और बाहर से माल आता है तो सीमा शुल्क नहीं लगता है उनको, मतलब एक कंट्री में रहते हुए भी उनको अलग माना जाता है, ऐसा जोन बना देते हैं। तो चाइना ने बंजर भूमि पे बनाए। हम हमारे यहाँ के एक वाणिज्य मंत्री थे, मुरासोली मारन, वो चाइना घूमने गए तो उन्होंने देखा इसको। शेंजन नाम की एक जगह है, वो बहुत फेमस। वो काफी प्रभावित हुए, उन्होंने सोचा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। चीन में 7 8 9 10 इतने ही है, मतलब भारत में 400 प्लस सेज बना दिए गए। और उनको उपजाऊ जमीन, कहीं ये ध्यान नहीं रखा कि ये जमीन कल्टीवेशन के काम आ सकती है, ध्यान नहीं दिया, मतलब नियोजन नहीं किया, बिना प्लानिंग के कहीं कहीं स्थापित कर दिए, तो उससे हमारी कई जमीन तो उसमें चली गई और शहरीकरण में जा रही है।
इंडस्ट्री स्थापित करने में और फिर एग्रीकल्चर भी आपको करनी है, तो आप और ज़मीन की सप्लाई बढ़ने वाली है नहीं, इसलिए ज़्यादा ध्यान ये है कि वो एक लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करें। इस चीज़ अब तकनीकी सुधार जो भारत में लागू हुए हरित क्रांति के नाम से, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका ओवर यूज होना शुरू हो गया, मतलब आप फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल रहे हो। तो इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है कि आप एक साधन को फिक्स रखकर दूसरे साधन को बदलोगे तो आपकी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। साधनों में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है और प्रतिस्थापन का संबंध भी होता है। जैसे आपने ज़्यादा मशीनें लगा दी, बड़ा प्लांट कर दिया तो ज़्यादा वर्कर भी आ गए, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप वर्कर को हटा कर फिर मशीन ला रहे हो, ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि मशीनों की टेक्नोलॉजी चेंज मत करो, उसी टेक्नोलॉजी की मशीनों की संख्या बढ़ा दो और नए नए श्रमिकों को रोजगार दे दो, एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये तो है कि ऐसी मशीन ले आओ जो कम लेबर का इस्तेमाल करे। तो जहां आप मतलब ऐसा करने लगोगे तो इकोनॉमिक्स के नियम कुछ काम करते हैं। जमीन फिक्स है और आप उर्वरक डाले जा रहे हो, तो हर उर्वरक का जो डोज है वो उतना उत्पादन नहीं बढ़ा पाएगा जितना कि पहला। जैसे आप चाय पीते हो तो चाय अगर ये मग हो बड़ा सा, न कि इतना सा कप, बड़ा सा मग हो जिसको भर के लाके मेरे को दे दे, या ये बोतल में चाय भरी हुई है, तो मैं पीऊंगा इसको, पीते जाऊंगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मैं इसको रख दूंगा। कारण क्या है इसका कि पहला घूंट जो मैं लूंगा थका हुआ होने की वजह से उसकी उपयोगिता मेरे को ज्यादा महसूस होगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे मेरा मन शांत होता जाएगा क्योंकि मेरी की आवश्यकता खत्म हो रही है, और एक पॉइंट आएगा कि मैं इसको रख दूंगा। लेकिन इसके बाद भी मैं पीता रहता हूँ, अगर मुझे वॉमिट हो सकता है, मेरा मन खराब हो सकता है। वही चाय जो आपको अच्छी लग रही थी कुछ समय पहले, वो चाय आपको खराब लगने लग जाएगी। ये भोजन में भी होता है, आप खा रहे हो, एक पॉइंट आता है जब हाथ रख देते हो ऐसे। लेकिन अगर आपको लालच आ गया कि नहीं मेरे को तो खाना है, फिर भी मन नहीं कर रहा तो भी खाना है, तो आपको वॉमिट होगा, जो पिछला हुआ खाया हुआ है वो भी बेकार हो जाएगा, तो अनुपयोगिता आ जाएगी। ऐसे साधनों के साथ होता है। अब मैं आपको कहूँ कि मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन शुरू में आपकी ज्यादा उत्पादकता लगेगी, मतलब समझ आ रहा है। धीरे धीरे क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक पॉइंट तक तो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद बढ़ेगी तो फिर आप थोड़े से हैरस से हो जाओगे। ये सिस्टम है। तो आज हम उत्पादन जैसे ऐसे बढ़ता है ना, उत्पादन फर्टिलाइजर डालोगे तो ऐसे बढ़ता है, अब बढ़ते बढ़ते ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे, अब ये पठार जैसा हो रहा है। अब आप इधर पिक्चर पे देखोगे तो शुरुआत में, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ। कल की क्लास में फिलिप्स कर्व भी आया था, ये जीरो है आप मानो। अब यहाँ पे मैं उर्वरक लिखता हूँ, जमीन फिक्स है, जो जमीन है। अब आप एक बैग डाला, 2, 3, 4, 5 ऐसे जा रहे हो, तो आप इस जोन में आ गए हो। इधर 7 बैग के बाद जो डाल रहे हो इसका कोई फायदा खास नहीं मिल रहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि उर्वरक डालने से उत्पादन ऐसे जाएगा? मान लीजिए ये कर्व ऐसा नहीं है, तो क्या ऐसा बनेगा? इसका मतलब क्या है? आप डाले जाओ उत्पादन बढ़ता, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो फिर लड़ाई किस चीज की थी? कोई देश कितना भी उत्पादन कर लेगा फिर तो। क्या कांस्टेंट बढ़ता जाता है? अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, क्या उत्पादन, एक सेकेंड, क्या उत्पादन ऐसे जाता जाएगा? 3 प्रकार के तो स्लोप होते हैं मतलब मोटे रूप में। एक ऐसे जा रहा है, एक यूं जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। जब ऐसे ही नहीं हो पा रहा तो ऐसे कैसे होगा? ये तो बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है।
तो रीजनेबल क्या लगता है आपको ये वाला? अच्छा, एक अब आप डाले जा रहे हो, मान लीजिए मैं इसको और आगे कर देता हूँ, आप डाले जाओ, कैसा हो जाएगा ये? फसल जल जाएगी आपकी, राइट? हाँ ना तो बोलो। मैं कुछ ले थोड़ी रहा हूँ आप तो बोल ही नहीं रहे, मतलब विचार मत करो, मैं मेरी क्लास में विचार मत करो, इतना विचार करो कि मेरी समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा ही होगा। तो हमारे देश में जिस लेवल पे फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तथ्य आगे आएंगे आपको, ऐसा नहीं मैं तथ्य नहीं देने वाला हूँ, दूंगा। अभी तो प्रस्तावना अर्थ में घूम रहे हैं हम लोग। तो ये स्टेज पे इंडिया चल रहा है, मतलब इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो तकनीकी सुधार पठारी स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, ये मैंने लिखाया। क्यों लिखाया, उसका कारण ये बताया। तो अब जब वो पठारी स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको दूसरा उपागम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो उपागम क्या है कि आप भूमि सुधार लागू करो, जो शोषण को दूर करके उनके मोटिवेशन को बढ़ाए। तो एक आवश्यकता किस हिसाब से आ रही है, उत्पादकता की वजह से। और उत्पादकता का मतलब क्या है कि प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आप कहोगे ये उत्पादकता है। टोटल उत्पादन बढ़ने को उत्पादकता नहीं कहते, प्रति हेक्टेयर। अच्छा, दुनिया में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री करता है? इंडिया। लेकिन क्या आपने किसी किताब में ये पढ़ा कि भारत में पशु दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादक हैं? नहीं, डेनमार्क वगैरह के हैं। प्रति काऊ, प्रति बफेलो जो मिल्क है, वो उधर कंट्रीज में ज्यादा बढ़िया है। हमारे यहाँ वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पशु हैं हमारे यहाँ, 535.78 मिलियन पशु है इंडिया। 535.78, मतलब 7-8 को छोड़ो, 535 मिलियन पशु हैं इंडिया, वर्ल्ड में लार्जेस्ट। एक परिवार है जिसमें 10 लोग हैं, वो 2 लाख रुपए कमाते हैं, ध्यान से सुनना। और एक परिवार 1 लाख रुपए कमाता है। एक में 10 लोग हैं, 2 लाख कमाते हैं। एक में, एक परिवार में 1 लाख ही कमाते हैं, लेकिन लोग ही दो ही हैं। प्रति व्यक्ति इनकम का स्तर कौन से परिवार का ज्यादा है? दूसरे वाले का। 50,000 एक आदमी कमा रहा है ऑन एन एवरेज, और पहले वाले में 20,000 ही कमा रहे हैं। तो टोटल इनकम पहले वाले की ज्यादा, लेकिन उत्पादकता कौन से की ज्यादा? दूसरे वाले। अगर उसमें भी 10 लोग होते उनके जैसे ही, तो वो 5 लाख कमा रहे हो, राइट? तो ये बात है। तो एक आवश्यकता है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड। गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। SCCC 2011, इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, ब्रैकेट।
वहां नहीं लिखना है, मेंस में फुल फॉर्म नहीं लिखना है, ऐसे लिखना, फुल फॉर्म वो कर लेंगे, आप उसके चक्कर में मत पड़ना, उनको आइडिया है, right? SCCC 2011 के अनुसार भारत की लगभग 56% ग्रामीण परिवार रूरल हाउसहोल्ड्स 56% रूरल हाउसहोल्ड्स आर लैंडलेस, भूमिहीन। आगे लिखिए, उनकी आर्थिक स्थिति में इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। भूमि सुधार आवश्यक है। पूर्ण विराम लगाते हुए फिर लिखिए, गरीबी निवारण के लिए कोमा लगाते हुए लिखिए, अन्य बातों के अलावा फिर कोमा लगा दीजिए, ये जरूरी है कि निर्धन लोगों को आय अर्जक आय अर्जक संपत्तियों यानी कि एसेट्स, आय अर्जक संपत्तियों का उचित वितरण हो। इस संदर्भ में कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ चेंज करिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B के अनुसार ये जरूरी है कि भारत में भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो। पूर्ण विराम लगेगा। इस प्रकार से हमने आवश्यकता के दो आयाम उठाए, एक एफिशिएंसी का आयाम है मतलब
कुशलता, उत्पादकता बढ़ने का मतलब क्या है? When you talk about increasing the productivity, you essentially talk about what? मूल रूप में आप क्या बात कर रहे होते हैं? कुशलता, साधनों की कुशलता उनकी उत्पादकता में है। कोई साधन मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, अधिकतम उत्पादकता रख रहा है, तो कुशलता के आयाम को छू गया ना वो। एक साधे सब सधे टाइप का है। भूमि सुधार एक ऐसी साधना है जो कुशलता के लक्ष्य को भी साधती है और समता के लक्ष्य को भी साध रही है। तो यू आर killing two birds from a stone. So why then you don't think to go for implementing land reforms? पैराग्राफ चेंज करिए। भूमि सुधारों की उपर्युक्त वर्णित आवश्यकता को, उपर्युक्त वर्णित आवश्यकता को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। मैं एक सवाल आया था तो बताता हूँ आपको। सवाल ये था कि भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी के बीच में अंतर संबंध बताइए। आपस में कैसे जुड़े हैं? भूमि सुधारों को शीर्ष पे रखोगे आप, हाँ। इनको करने से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी स्वतंत्र रूप से, एक, और स्वतंत्र रूप से ही गरीबी। अब आपको लगे कि हमें और इसमें कुछ करना है अगर, तो यहाँ पे डायरेक्ट गरीबी दूर होने की वजह क्या है? भूमि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब भूमि का पुनर्वितरण।
अगर आप भूमि का पुनर्वितरण, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे गरीबों के फेवर में, भूमि सुधारों का एक टॉपिक है ना, ये मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा आगे कल की क्लास में, तो गरीबी दूर हो जाएगी। डायग्राम में ही व्याख्या लिख रहे हैं हम लोग। और इस वाली साइड में काश्तकारों का शोषण दूर होगा, भूमि का पुनर्संगठन हो जाएगा, मतलब छोटे खेत उस तरह के हट जाएंगे। तो अभी क्या होगा, तो आप यहाँ पर सिंपल एक लिख दो, काश्तकारों एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेरेंट फार्मर्स कम हो जाए, काश्तकारों के शोषण को समाप्त करना। ऐसे पढ़ो आप, क्यों नहीं चयन होगा। अब आपकी कोई बहुत ही ज्यादा वीकनेस है तो उस पर काम करो, और एक सवाल लिख लो जो मेरे को कल देना, लिख के दिखाना। भूमि सुधारों का अर्थ बताइए। और दूसरा पार्ट लिखिए, भूमि सुधार कोमा लगाइए, कृषि उत्पादकता और गरीबी निवारण। के मध्य, के मध्य मतलब बीच में, एक मध्य का के मध्य अंतर संबंध बताइए। इंटर रिलेशन, अंतर संबंध बताना। ये 200 वर्ड्स में करना, मतलब अभी 200 वर्ड्स चलाएंगे हम लोग, राइट। 10-20% ऊपर नीचे चलेगा, 200 वर्ड्स में लिख के आप सबमिट कर देना है। इंग्लिश, आपकी इंग्लिश मीडियम है क्या? कितने लोग हैं इंग्लिश मीडियम? आप ही हो इंग्लिश मीडियम? एक आप भी हैं, आप भी हो। तो यू कैन राइट इन इंग्लिश मीडियम। See, we used to run English medium batches separately, but due to shortage of time, I am not able to manage it. So we are having recorded videos, previous videos on. You can do how, like you can attend Hindi medium classes right now you are doing, and you can take videos of English medium. They are purely in English medium, right? So in order to improve the language or to manage the efficiency in the language, you can go for the videos. Right now I cannot assure about प्योर इंग्लिश मीडियम बैचेस है, तो वो इश्यू है थोड़ा। अब मैं देखूंगा कि कोई टाइम निकाल के अगर हो पाया तो। रिकॉर्डेड है, मतलब पहले ही रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। वो अगर कोई प्रोग्राम बनेगा तो आप कम से कम समझो तो हिंदी मीडियम में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आप इधर ही रहते हैं मुखर्जी नगर में? चलो देखते हैं, है ना, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। को पता तो था ना कि हिंदी मीडियम बैच है। तो बाईलिंगुअल आप देख रहे हो, इंग्लिश तो यूज ही हो रहा है क्लास में। और मैं तो कह ही रहा था पहले, अब मुझे पता नहीं था आप बैठे हुए हैं,
मैं तो अपने हिसाब से कह रहा था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा इंग्लिश पे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लार्जली तो मैं इतना इंग्लिश डिक्टेशन में इंग्लिश नहीं आ पाएगी, ये इश्यू है। देखेंगे फिर भी अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू, लेट अस मीट द नेक्स्ट डे।